नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज चांदी है जो $90 प्रति आउंस के पास बहुत ज्यादा पहुंचती हुई नजर आई है। यहां से किस तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं और इस मल्टी मंथ हाई से अब चांदी कहां जाएगी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर 6 महीने के हाईज पर कच्चा तेल अब स्थित होता हुआ नजर आया है। यूएस और ईरान की तीसरी राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस जिनीवा में यहां पर थर्सडे को शुरू हो जाएगी और बाजार उससे पहले फर्म ट्रेड्स पे कारोबार करता हुआ। साथ ही बात करेंगे यहां पर गेहूं की, जहां पर सरकार की तरफ से 25 लाख टन एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता एंड कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज सुनील कटके। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप चांदी के फंडामेंटल्स फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। वॉलेटाइल है लेकिन 90 के बहुत करीब। जी हाँ, नमस्कार मनीषा। अगर आप चांदी का भाव देखेंगे तो एवरी डे इट इज क्रिएटिंग न्यू हेडलाइंस। तो आज भी 10,000 रुपए ऊपर है, 2,70,000 के पार चला गया चांदी एंड क्लोज टू $90 जैसे आपने बताया। अगर आप चांदी का मार्केट देखेंगे तो स्ट्रक्चरली डेफिसिट है, जो सप्लाई है उसका। लास्ट 6 से 7 साल से हम देखते आ रहे हैं कि एनुअली तकरीबन 6 से 7,000 टन का डेफिसिट है फिजिकल मार्केट में, जबकि इसका जो डिमांड है ऑन ईयर बेसिस ये ग्रो ही होते हुए नजर आ रहा है। तकरीबन 30-32 हजार टन का सप्लाई है और 36 से 37 हजार टन का जो है डिमांड है। तो 6 से 7 हजार टन का जो डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में हेल्प कर रहा है। जो डिमांड क्रिएट हो रहा है वो सोलर एनर्जी की तरफ से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की तरफ से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। अभी तो इवन एआई का जमाना चल रहा है, तो डेटा सेंटर्स के तरफ से भी अच्छा खासा जो है डिमांड देखने को मिल रहा है। तो चाइना के मार्केट्स अभी जो रिसेंट हॉलीडे से ओपन हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे भी चांदी जो है तकरीबन $100 के आसपास चल रहा है। तो वहां पे भी चाइनीज मार्केट में प्रीमियम्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ओवरऑल सप्लाई डिमांड सिनारियो है, सप्लाई डेफिसिट में चले जा रहा है। ये भी आशंका है कि 2030 तक सिल्वर का जो ईयर डेफिसिट है ये तकरीबन 20,000 टन या 30,000 टन तक का छू सकता है। तो स्ट्रक्चरली जो है जो डिमांड है वो इंटैक्ट रहेगा, तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलते जा रहा है। और इवन चाइना का भी मार्केट थोड़ा अभी ओपन अप होगा तो हो सकता है प्रीमियम्स और बढ़ जाएं। जैसे मैंने बताया, शंघाई मार्केट में चांदी ऑलरेडी $100 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये 105, 108, $110 तक का भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स भी एक रोल अदा कर रहा है, बिकॉज सिल्वर को वैसे वैल्यू प्रिजर्वर के तौर पे पहले नहीं देखा जाता था। गोल्ड इज लुक्ड इनटू एज अ वैल्यू प्रिजर्वर, बट मुझे लगता है कि सिल्वर में भी लोग जो है थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे देखना शुरू कर रहे हैं। तो लोगों ने सिल्वर भी फिजिकल लेवल पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है जो स्ट्रक्चरल सेटअप है सिल्वर को थोड़ा बुलिश ट्रेंड में रख रहा है। और करंट सप्लाई डिमांड सिनारियो में आई थिंक डिमांड इज क्लियरली एक्सीडिंग द सप्लाई। तो मुझे लगता है ये बुलिश टोन जो है कंटिन्यू रह सकता है। बाय ऑन डिप का एक सिनारियो जो है मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। राहुल, आप कैसे देखेंगे चांदी के प्राइसेस को करंटली, और जिस तरह की तेजी यहाँ पर है, जैसे सुनील भी कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगनी चाहिए। यहाँ पर बुलिश ट्रेंड्स है, चाइना $10 के प्रीमियम पर है, जियोपॉलिटिक टेंशन सपोर्टिव है, सारा कुछ चांदी के फेवर में है और चांदी के प्राइसेस 3.5% ऊपर हैं। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले चांदी के प्राइसेस? सिल्वर प्राइसेस में काफी रन आया है लास्ट एक वीक के अंदर, काफी अच्छी चांदी बढ़ चुकी है। मगर ये बहुत फैक्टर इन करता है कि यूएस और ईरान के टॉक्स कैसे चल रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव टॉक्स में अगर ये समिट क्लोज होती है तो डेफिनेटली बड़ा करेक्शन आ सकता है सिल्वर और गोल्ड के अंदर। तो ये टाइम थोड़ा कॉशन रहने का है, लेट द रिजल्ट्स कम आउट, क्या होता है डिस्कशन। बिकॉज काफी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफी सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली डिमांड इज देयर, एआई का डिमांड बोलो, इंडस्ट्रियल डिमांड बोलो, वो सब कुछ डिमांड है, दैट स्टोरी इज देयर, वो काफी टाइम से चल रही है और काफी डिमांड कंसिस्टेंसी है। मगर अभी जो जो चांदी में जो बढ़त आई है, वो चीज ये ईरान और यूएस के टॉक्स के ऊपर काफी डिपेंड होता है। अगर वो टॉक्स पॉजिटिव वे में एंड होते हैं और कोई सोल्यूशन आ जाता है उसके अंदर, तो सोने और चांदी में डेफिनेटली बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो अगर अगर अपनी लोअर लेवल पे चांदी को अक्यूमुलेट किया है तो इट इज गुड टाइम टू अपना प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच करना चाहिए। और ईटीएफ के नंबर भी बहुत मायने रखेंगे कि लास्ट एक महीने में ईटीएफ की डिमांड कैसी है। जो हमने देखा है फिजिकल डिमांड के अंदर काफी कम हो रही है ओवरऑल पीरियड में। आर्टिकल्स की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड और डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो आदमी फिजिकल ले रहा है चांदी, उसमें भी काफी एक बड़ा डिप आया हुआ है। तो ओवरऑल डिमांड साइड पे देखिए तो डिमांड साइड काफी सबड्यूड है लास्ट 1-1.5 महीने से। तो
प्रॉफिट डेफिनेटली बनती है और वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे ही ईरान यूएस के टॉक्स खत्म होते हैं उसके बाद में एक नया डायरेक्शन मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर को, उसके बाद में बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। राइट। साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स के क्या हाल हैं राहुल? यहाँ पर के जैसे आपने कहा थोड़ी सी सबड्यूड बाइंग यहाँ पर जरूर है। अगर जैन फेब इसका कैलेंडर ईयर अब तक यहाँ पर देखें, कितना आप कहेंगे परसेंटेज डिक्लाइन है इन दैट सेंस, जो गिरावट की बात आप कर रहे हैं? जी, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ डेफिनेटली डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट है, बिकॉज लास्ट ईयर जो प्राइस चांदी के प्राइसेस बहुत कम थे, करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास चल रहे थे और अभी हम लोग 2.5 लाख के आसपास है। चांदी 4 लाख जाके डेफिनेटली अभी 2,70,000 के आसपास चल रही है। तो अगर डिमांड में अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखना जाएंगे तो करीब 30 to 40% डिप है लास्ट 2 महीने के अंदर। जो डिमांड एज ऑफ नाउ निकल के आ भी रही है, और जैसे सुनील भी कह रहे थे राहुल कि प्रीमियम चाइना में है, काफ़ी एशियन मार्केट्स का वही हाल है, सिर्फ चाइना नहीं, सिंगापुर में, कोरिया में भी आज यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार है। इंडियन मार्केट्स में लेकिन आप कह रहे हैं बाइंग नहीं है, तो क्या हम एट प्राइस हैं, डिस्काउंट में है, किस तरह का कारोबार यहाँ है? इंडियन प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर रही तो कल तक चांदी डिस्काउंट पे चल रही थी। इंटरनेशनल प्राइसेस जो लैंडिंग थी और जो मार्केट प्राइसेस मिल रहे थे उस पर डिस्काउंट चल रहा था। डेफिनेटली आज की जो बढ़त आई उसके बाद में मे बी इवनिंग तक क्लियर पिक्चर आएगा कि वापस वो जो डिस्काउंट था डिस्काउंट हो गया कि प्रीमियम पे चल रही है। बट ओवरऑल कोई ज्यादा चांदी प्रीमियम पे नहीं चल रही है बिकॉज डिमांड कम है। प्रीमियम पे चांदी तभी चलेगी जब फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग होगी। जो फिजिकल डिमांड लास्ट 1-1.5 महीने से काफी वीक है तो उसके लिए प्रीमियम्स नहीं चल रहे मार्केट के अंदर। साथ ही साथ जिस तरह की डिमांड भी आ रही है, क्या वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या फिर ज्वेलरी की तरफ है, आर्टिकल्स की तरफ है? कि जो डिमांड आई है मार्केट के अंदर डेफिनेटली वो आर्टिकल्स और ज्वेलरी की तरफ है और वो भी डिमांड कम है। इन्वेस्टमेंट डिमांड डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है काफी कुछ इन्वेस्टमेंट डिमांड ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो चुका है, वो देखना पड़ेगा ईटीएफ के नंबर्स क्या आ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि ईटीएफ डिमांड फिजिकल जो डिमांड है वो ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए। तो क्लियरली कॉशन की जरूरत है, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जैसे राहुल ने कहा कि जैन फेब अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 30 से 40% की गिरावट यहाँ पर वॉल्यूम्स में देखने को मिली है, लेकिन यानी कि खरीदारी डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है। well, ये तो बात हुई चांदी की, लेकिन गेहूं आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि बड़ी न्यूज वहां से आती हुई नजर आई है। और हमारे साथ वीट प्रमोशन काउंसिल के अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। 25 लाख टन सरकार ने यहाँ पर गेहूं एक्सपोर्ट को हाजिरी दे दी है। ऑफ कोर्स जो प्रोहिबिशंस हैं वो इन प्लेस हैं, लेकिन ओनली 25 लाख टन यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड लाइन है आप कहेंगे? ये तो एक्सपेक्टेड लाइन से थी क्योंकि जो सामने फसल है वो बहुत बड़ी फसल है और आने वाले साल में वीट को मैनेज करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगा नहीं, एमएसपी हाई है। ऑलरेडी जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जहां पर गवर्नमेंट की खरीद नहीं है वहां पर करीबन 200 रुपया बिलो एमएसपी गेहूं बिक सकता है। और ग्लोबल मार्केट में तो हम आउट प्राइस्ड हो चुके हैं बाय अबाउट $40-50। तो एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत वीक है आज की तारीख में। तो ये 25 लाख टन कहाँ जाता हुआ देखते हैं आप और किस तरह से इस पे काम होगा? ये तो एक विंडो खोली है सरकार ने, लेकिन इमीडिएटली तो कोई एक्सपोर्ट होने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है 3-4 महीने बाद जो है अगर कुछ ग्लोबल सिचुएशन चेंज होए तो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होगा, वरना बांग्लादेश, नेपाल या आसपास के मुल्क में छोटी मोटी क्वांटिटी जा सकती है। वैसे वी आर टोटली आउट प्राइस बाय अबाउट $50। अजय जी, आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था वीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को भी खोल दिया है, लेकिन जिस तरह के क्लॉजेज वहां पर सरकार ने रखे हैं वो बहुत मुश्किल है उसको भी एक्सपोर्ट करना। वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर भी अभी तक कोई परमिट इश्यू होने की खबर आई नहीं है। अभी भी प्रोसेस में उलझे हुए हैं लोग, लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में उसको थोड़ा आयरन आउट किया जाएगा। लेकिन वो मिनिस्क्यूल क्वांटिटीज मेनली आटे की जाएगी और आटे का एक्सपोर्ट जहां पर भी पैकेज्ड और ब्रांडेड आटा है वही एक्सपोर्ट होगा। बल्क में एक्सपोर्ट की उम्मीद फिलहाल नहीं है। तो अजय जी क्या देखें उसको? एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर हम बनता हुआ देख रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई इमीडिएट एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा ही नहीं। क्या इम्पैक्ट है इसका ओवरऑल इंडियन प्राइसेस पे और ग्लोबल मार्केट्स में? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इंडियन प्राइसेस पे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स कंटिन्यू टू फॉल। इवन आज जो 2400 का लेवल है मंडियों का इंडिया में, इस प्राइस में भी पैरिटी नहीं है। ग्लोबल प्राइसिंग कुछ $230 एफओबी है और इंडियन वीट आज की तारीख में 280-90 एफओबी का कॉस्ट पड़ रहा है।
तो ग्लोबल मार्केट से तो वी आर टोटली डिस्कनेक्टेड एज फार एज आवर प्राइसिंग इज कंसर्न। और इस वक्त जब हमें ग्लोबल मार्केट्स की जरूरत है, आपको लगता है कि इंडियन मार्केट्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं है वहां से? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी हाई एमएसपी है, इतना हाई प्राइसिंग है वीट का, वी आर आउट प्राइस्ड। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बड़ी खबर कि सरकार ने 25 लाख टन गेहूं की एक्सपोर्ट को यहां पर मंजूरी दे दी है। ये करीबन 3 साल के बाद आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह के भाव हैं, जिस तरह का प्रोसेसेस हैं, क्लॉजेज हैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने के, वो काफ़ी टीडियस हैं। और जैसे अजय जी कह रहे हैं कि मंजूरी मिलने के बावजूद भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट इंडियन मार्केट्स के लिए फिलहाल नहीं है। मिलिए तो बात हुई गेहूं की, लेकिन आपका ध्यान कच्चे तेल पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने के हाईज पर कच्चा तेल के प्राइसेस स्थित हैं। सुनील, हम यहाँ पर यूएस ईरान देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन भी देख रहे हैं, यूएस का प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, टैरिफ्स भी है, काफ़ी कुछ है वॉच करने के लिए। किस तरह से आप एनर्जी मार्केट्स पर इस सब का इम्पैक्ट देखते हैं? जी मनीषा, जैसे आपने बताया 6 मंथ्स हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। थर्ड राउंड ऑफ यूएस ईरान मीटिंग भी शेड्यूल्ड है कल। अगर वहां से कुछ एक अग्रीमेंट नहीं बनता है तो यू कैन सी द सिचुएशन गेटिंग एस्केलेटेड। अगर वैसा कुछ सिनारियो आता है तो आपको इमीडिएटली वो रिस्क प्रीमियम में बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी क्रूड ऑयल में तकरीबन $10 का रिस्क प्रीमियम देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर ये मीटिंग का आउटकम पॉजिटिव आ जाता है तो आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। व्हेन आई से करेक्शन कैन बी अ करेक्शन ऑफ $6 to $8। अगर इसमें आउटकम नहीं आता है तो अगेन एक $6 से $8 तक का और अप्रिसिएशन जो है देखने को मिल सकता है। आई थिंक सबकी निगाहें कल के मीटिंग के ऊपर रहेगी। थोड़ा बहुत यूएस का अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री बेस को वो अपना स्ट्रेंथन कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। तो अगर ईरान भी अग्रीमेंट पे नहीं उतरता है तो वो टारगेट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक स्ट्रैटेजिक थिंक के तौर पे, जहां पे ग्लोबल सप्लाई का तकरीबन 20% जो है वहां से रूट होता है। अगर वो रूट में कुछ डिसरप्शन आता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, जैसे मैंने बताया, 6 से 8 या $10 तक का अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। सो ऑल फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर टुमारोज मीटिंग। तो मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर आप दूसरे फैक्टर्स को देखेंगे, जैसे ट्रेड टैरिफ्स की हम बात कर रहे हैं, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बावजूद ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई हम 15% से 20% तक का टैरिफ लागू करेंगे। उससे ग्लोबल स्लो डाउन की एक सिनारियो भी बन सकती है, जहां पे डिमांड में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी का जो बढ़त हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिला है, इट इज मोर ऑफ अ रिस्क प्रीमियम दैट इज ड्राइविंग दिस प्राइस। तो अगर ये आउटकम पॉजिटिव आता है, जैसे मैंने बताया, हो सकता है प्राइसेस में गिरावट देखने को मिले। अगर ये आउटकम नेगेटिव आता है तो देन द थिंग्स में एस्केलेट फर्दर और प्राइसेस में और एक $6 से $7 तक का अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। फेयर पॉइंट, यानी कि 2 केस सिनेरियोज वहां पर प्ले आउट हो सकते हैं, और जैसा होगा उसके हिसाब से क्रूड प्राइसेस वहां पर रिएक्ट भी करेंगे। सुनील, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आशा है आपको चैनल पे और भी देखेंगे हम आगे जाते हुए। एज ऑफ नाउ आज के दिन चांदी और कच्चे तेल दोनों पर ही अपनी राय देने के लिए शुक्रिया। Aavaz in India Bonds presents Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज 2 बेहद खास मेहमान हैं। हिमगौरी अहर अडके, जो कि मेयर हैं नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, एंड मनीषा खत्री, IAS कमिश्नर नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप दोनों का ही यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम मेयर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हमें आज पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, आप क्या बताएंगी उन्हें ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में? किस तरह से ये इशुएंस है, अभी क्यों है, और किस तरह की ऑफरिंग है? देखिए, नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ग्रीन बॉन्ड्स का इशू लॉन्च किया है, जिसमें हम कुंभ से रिलेटेड जो वर्क्स है, जैसे मुकनेधरन का ऑगमेंटेशन है WTP का, और गांधीनगर का एक पाइपलाइन है जिसमें हमको काम करना है रिगार्डिंग वाटर, और उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं रिगार्डिंग नीलगिरी बाग एंड पंपिंग स्टेशन से, उसको हम एक साथ करने वाले हैं। और इस बॉन्ड के तहत हम इंडिविजुअल्स को ये कह रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इसका जो कूपन साइज है वो 8.05 है, और जो यील्ड है वो 8.2 होने वाला है। एंड प्लस दिस इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी आर गारंटीइंग द रिटर्न्स। Oh, absolutely.
और क्योंकि ये पब्लिक इशू मोड में है मनीषा जी, तो इसकी फेस वैल्यू, मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, जो बाकी का मैथ्स है, अगर आप वो समझाएं। तो जो हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड साइज है, इट्स अ ग्रीन बॉन्ड फॉर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका 200 करोड़ का हम टोटल फंड्स इसमें रेस करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट अभी हमने बात किया उसके लिए। और इसका जो फेस वैल्यू रहेगा वो 1000 रुपीज़ है मिनिमम फेस वैल्यू, एंड जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 10,000 रुपीज़ का रहेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी है इसमें इन्वेस्ट करना। और इसमें हम 8 टाइप के हमने इसमें स्ट्रक्चरिंग ऐसा किया है कि 8 प्रकार के अलग अलग इसमें प्रोडक्ट्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कितने समय के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर बॉन्ड बोरिंग वर्सेस गवर्नमेंट ग्रांट्स की यहाँ पर बात की जाए, किस तरह से आप दोनों में ही यहाँ पर डिफरेंस देखती हैं, और क्यों इस बार आपने यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स चुना? जी, ग्रीन बॉन्ड्स ऐसा है कि जब गवर्नमेंट फंडिंग होता है, हमने देखा है कि इस साल जो बजट अनाउंसमेंट हुआ उसमें मार्केट से रेज किया हुआ फंड्स उसमें इंसेंटिवाइज किया गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट देखते हैं जो प्रोजेक्ट्स है, और ये जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू WTP, इसको हम एक ऑब्जेक्टिवली ले रहे हैं, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ स्टडी with this project, and this is almost the 4th phase. We have almost water leakages which were 47 to 49%. Okay. तो इसको हम एक स्टडी के तहत क्लोज करते आ रहे हैं, एंड दिस इज ऑलमोस्ट द 4th पॉइंट विच वी हैड टू कवर, एंड इंसिडेंटली सिंस इट गॉट इंसेंटिवाइज्ड, सो वी गॉट फोकस्ड, एंड व्हाई नॉट take a chance. Just made more sense. Yes. Absolutely. So मनीषा जी, of course मैम ने हमें यहाँ पर बताया कि किस तरह से यहाँ पर ये फंडिंग यूज की जाएगी। ऑन ग्राउंड सिटीजन्स कब तक ये सारे चेंजेस देख पाएंगे? ऑन ग्राउंड हमारा एक्चुअली काम शुरू हो चुका है, बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, हमको राइजिंग मेन पाइपलाइंस डालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन थोड़ी है वो भी डालनी है, और ये हमको कुंभ के लिए भी यूज़ में आने वाला है। जो अपकमिंग सिंहस्थ कुंभ मेला इन नासिक इन 2027 होने वाला है, उसमें हमको ये काम आएगा, और अगले 15 से 20 साल शहर की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो काम में आएगी। तो अगले 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट हमारा इंप्लीमेंट होकर रेडी हो जाएगा, और ये पूरे फंड्स उस प्रोजेक्ट के लिए ही यूटिलाइज किए जाएंगे, जो कि एक ग्रीन प्रोजेक्ट है और ये ग्रीन बॉन्ड है। जी हाँ, और एब्सोल्युटली, बिकॉज ये ग्रीन प्रोजेक्ट है और ग्रीन बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको लगता है इंडिपेंडेंट वैलिडेशन, रिपोर्टिंग और जो ग्रीन लेबल है उसके तहत यहाँ पर किस तरह का काम है? जो ग्रीन लेबल के लिए और ग्रीन बॉन्ड की वैलिडेशन के लिए हमने इसमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन सब लिए हैं। केयरएज एडवाइजरी हैज़ एडवाइज्ड अस कि ये पूरा जो प्रोसेस है सेबी के गाइडलाइंस और सर्कुलर के हिसाब से इट इज़ अ ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट, भी उसमें वो क्वालिफाई किया गया है, और आगे आने वाले समय में भी हम इसके पूरे कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर्स हमारे वेबसाइट पे पब्लिक नॉलेज के लिए रहेंगे, और वो थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। साथ ही इसको क्रिसिल ने AA+ दिया है, तो किस तरह का काम यहाँ पर करना पड़ा कि ये असेसमेंट आप अचीव कर सकें? डेफिनेटली हमने ये देखा कि नासिक का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कलेक्शन है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्स रिलेटेड कलेक्शन होता है, और हमारा सरप्लस कॉरपोरेशन है। लेकिन हम जब इन्वेस्टर्स को सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हमने डेफिनेटली एक ऐसा मैकेनिज्म किया जिसमें एस्क्रो अकाउंट रखा, जिसके तहत ऑलरेडी 1 साल का जो हमें देना है इन्वेस्टर्स को वो रखा गया है, और तभी सेबी ने, क्रिसिल ने और इंडिया रेटिंग्स ने हमें इसको सिक्योर AA+ ऐसा क्रेडिट दिया हुआ है। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ अगर कुछ फ्लोज यहाँ पर अंडर स्ट्रेस आते हैं मनीषा दी, तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है? अगर पहली बात तो ऐसा है कि फ्लोज अंडर स्ट्रेस आएंगे नहीं। इसमें इतना सेफगार्ड्स और चेक्स एंड बैलेंसेस हमने रखे हैं। हमारा मंथली जो टैक्स आता है या जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसमें से पहले हम इसकी रीपेमेंट के लिए अलग कर लेंगे, बाकी हम उसको यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी सेम प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है, और एक सिंकिंग फंड हम बना रहे हैं इसमें, जो कि पर ईयर को जो पेमेंट रहेगा पहले ही उसमें वो सारा का सारा पेमेंट चला जाएगा एक फिक्स डिपॉजिट एस्क्रो अकाउंट के रूप में। इसी तरीके से DSR अकाउंट ऑलरेडी हमने बना दिया है, जिसमें हमने 1 साल का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट और 1 साल का प्रिंसिपल पेमेंट ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट में पार्क कर दिया है। तो बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। इट इज़ द मोस्ट सिक्योर, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज के मार्केट में जो अवेलेबल। और आप क्या मैसेज देंगी यहाँ पर बाकी इंडियन सिटीज को जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स को यहाँ पर देख रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए, कि कैसी गवर्नेंस, कैसी रेडीनेस होनी चाहिए? तो अभी बाकी सिटीज़ के लिए यही एक मैसेज है कि हमने जब व्हेन वी डिसाइडेड कि म्युनिसिपल बॉन्ड करना है हमको नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो इसमें इंसेंटिव्स जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी भी अनाउंस हुए, वो बहुत एक मेजर फैक्टर प्ले करते हैं। और इससे जैसे अभी मैम भी बताएंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमको बहुत कॉर्पोरेशंस को अडॉप्ट करना पड़ता है, जो बहुत एक अच्छी चीज़ है आगे जाके उसको फ्लोट करके रखने में।
डेफिनेटली अगर आप देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को तो बाकी की जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आनी है, क्योंकि सेबी और क्रिसिल इतना इजीली तो किसी को रेटिंग देंगे भी नहीं और बॉन्ड भी इशू कराएंगे नहीं, लेकिन इस मार्केट सिचुएशन जो अब की बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सर्टिनिटी, इनसर्टिनिटी में अगर कोई सर्टिनिटी दे रहा है तो हमारा नासिक का ग्रीन बॉन्ड है इन दिस अनसर्टेन मार्केट्स, बिकॉज इट इज़ सो सेफ एंड सिक्योर्ड। हम मार्केट में या दुकान पे लगा हुआ होता है आज नकद कल उधार, तो उस तरीके से हमें लगता है कि हमारा नकद जो है वो रेडी है ताकि कल आपको उसका जो मुआवजा है वो मिल सके। पॉइंट टेकन मनीषा जी। गौरी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को ऑफकोर्स बताने के लिए कि नासिक बॉन्ड क्या है और बाकी स्टेट्स यहाँ पर किस तरह से रेडीनेस यहाँ रख सकती हैं। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड